व्हाट्सअप गाइस, वर्ल्ड इन पैनिक मोड, ट्रम्प वॉर्न्स ऑफ मेगा सुनामी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, कल रात को जब न्यूज पढ़ी है, रशिया और में बहुत बताया कि भयंकर 2011 के बाद ना अर्थक्वेक आया सबसे है। तेज 8 वाला पॉइंट है ये। समथिंग, हाँ 8.9 मैग्नीट्यूड का। देखते पूरी वीडियो, करियर 247 चैनल से वीडियो है। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया आज के समय पैनिक मोड में है। डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दे दी है कि मेगा सुनामी आ सकती है। यूएसए के कई इलाकों में, प्राइमरली हवाई में, रशिया जापान को ऑलरेडी सुनामी ने हिट कर दिया है और अभी भी डर बना हुआ है अच्छा, आ गई कि वहाँ पे। डिस्ट्रक्शन मेगा स्केल पर हो सकती है। और इधर आप देख पाओगे पूरी दुनिया का मीडिया ही आज के समय इस टॉपिक पर लगातार आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है। दुनिया भर के न्यूज चैनल्स इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं क्योंकि जब से रशिया में 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है बहुत ना, ज्यादा होता तब है। से यूएस, जापान, रशिया, फिलीपींस, इवन इंडोनेशिया, एशिया के कई देश, भारत को कोई खतरा नहीं है। वैसे मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, भारत को कहीं से भी किसी टाइप की सुनामी का कोई खतरा नहीं है। बाकी ये जो पैसिफिक ओशन अगर मैं आपको दिखाऊं, प्रशांत महासागर ना, इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये धरती है, ये हमारा प्यारा भारत। और भारत से आप अगर ईस्ट को जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा ओशन, प्रशांत महासागर। लोग एक्चुअली रियलाइज करते नहीं है कि पैसिफिक ओशन साइज में कितना ज़्यादा बड़ा है। आप अगर एक एंगल से देखो ना तो लगता है पूरी दुनिया में सिर्फ पानी ही है। और आप अगर साइज के हिसाब से कंपेयर करना चाहो ना, तो मैं आपको ये बता दूं, जितना चांद का साइज है ना, उससे 5.5 टाइम ज़्यादा साइज है पैसिफिक ओशन का। तो मतलब कि 5 मून ये आप देखिए। आराम से फिट कर सकते हो यहाँ पर, और उसके बाद भी बहुत सारा स्पेस आपके पास बचेगा। तो पैसिफिक ओशन में देखिए, ये जो पूरा एरिया है जो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, जहाँ पे ये यूएसए का कोस्ट आता है और इवन यहाँ पे रशिया, चाइना, जापान, ये सब देश आते हैं। इस एरिया को कहा जाता है, पैसिफिक ओशन की बाउंड्री को कहा जाता है द रिंग ऑफ फायर, क्योंकि आसपास के इलाकों में बहुत सारे भूकंप आते हैं। सुनामी की हिस्ट्री है यहाँ पर, बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स है यहाँ पे। और अभी मोस्ट रिसेंटली रशिया, जो यहाँ पे आप देख पाओगे दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया, जो पूरे यूरोप से लेकर यहाँ पर पैसिफिक ओशन तक फैला है। रशिया का ये जो इलाका है ना, यहाँ पर इधर 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। थैंकफुली मुझको यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, इधर रशिया की बहुत ज़्यादा कम आबादी रहती है, तो इसलिए डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हुई नहीं है। इसी लेवल का अर्थक्वेक मान लो कभी मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास या यूरोप के इस इलाके में आ जाए, लाखों लोग मारे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मगर यहाँ पर भी जो भूकंप आया है ना, इसके बाद अब डर ये है कि इस भूकंप के इम्पैक्ट के बाद जो सुनामी आएगी, क्योंकि भूकंप इतना बड़ा था ये कि अब बहुत बड़ी लहरें खड़ी हो गई हैं। और आपको पता होगा, जो बड़ी वेव्स होती हैं, बड़ी लहरें होती हैं, उनसे ही एक सुनामी बनती है। और मेरे शब्दों से आप समझ नहीं पाओगे कि डिस्ट्रक्शन किस लेवल पे ऑलरेडी होनी स्टार्ट हो गई है। वेल आपको पता होगा धरती का सबसे बड़ा मैमल है। हमने देखा है कि इतने बड़े स्केल पर अब लहरें बननी शुरू हो गई है कि कई वेव्स जो इम्पैक्ट झेल नहीं पाई इतनी सारी वेव्स का, ये अब जापान के तट पे या फिर चाइना के तट पे आ रही हैं। इधर आप देख पाओगे ओ भाई, ये वेव्स हैं। बहुत बड़ी होती है। दिस इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी सीन। यहाँ पे पता लगता है कि नेचर के सामने हम लोग कितने बेबस हैं। और आप समझ सकते हैं वेल्स का अगर ये हाल है तो समुद्र में किस लेवल की अब इस वक्त लहरें बन रही होंगी, क्या सुनामीज उठ रही होंगी यहाँ पे। और ट्रंप ने भी इसके बारे में ये ट्वीट करी है कि एक मैसिव अर्थक्वेक की वजह से जो रशिया के कमचटका रीजन में हुआ है। और मैं वैसे आपको यहाँ पर यही बता दूँ, कुछ लोग ना ये थ्योरियाँ बना रहे हैं ऑनलाइन कि रशिया की कुछ न्यूक्लियर सबमरीन को कुछ हो गया या रशिया कुछ टेस्ट कर रहा था यहाँ पे। नहीं, जहाँ तक अभी मैं देख पा रहा हूँ कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। एक अर्थक्वेक है, रिंग ऑफ फायर है, पैसिफिक ओशन की इतिहास है यहाँ पे अर्थक्वेक्स का। फिर से यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया है। और कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ओर फिश से इसका कुछ रिलेशन है, कि ओर फिश रिसेंटली सरफेस पे काफ़ी आ रही थी। देखिए उसके बारे में अगेन साइंटिफिकली प्रूवन कोई चीज़ है नहीं, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। देयर इज़ नो प्रॉपर साइंस बिहाइंड इट कि एक सर्टन फिश जब सरफेस पे आ जाती है तो क्या भूकंप आएगा ही आएगा। हाँ, एक हिस्ट्री है उसकी बिल्कुल, बट इस वक्त नीड ये है कि रशिया, यूएस, जापान सभी देश अपनी जियोपॉलिटिकल राइवलरीज को भुलाकर मिलकर काम करने पर फोकस करें, क्योंकि ट्रंप ने भी साफ साफ कह दिया है, सुनामी वार्निंग इज इन इफेक्ट फॉर दोज लिविंग इन हवाई। हवाई आपको पता होगा पैसिफिक ओशन के बीचों बीच यूएसए का एक टापू है। बहुत ही फेमस अमेरिकन हवाई से निकले हैं, फॉर एग्जांपल तुलसी गाबर्ड, ड्वेन जॉनसन, द रॉक, जो हॉलीवुड एक्टर हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन है यूएसए की। तो यहाँ पे सुनामी का खतरा है और सुनामी वॉच इज इन इफेक्ट फॉर अलास्का।
जो यूएसए का इसका अलास्का रीजन है और जो न्यूज़ आया पैसिफिक था। कोस्ट है, कैलिफोर्निया वगैरह, वहां पर बिल्कुल वार्निंग इशू कर दी गई है कि सुनामी हिट कर सकती है। जापान इज ऑल्सो इन द In the वे, way. प्लीज विजिट दिस वेबसाइट tsunami.gov। ये यूएसए की सरकार ने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है, अभी आपको दिखाऊंगा सुनामी के लिए। और यूएसए की जो एम्बेसी है इन जापान, उनको भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि कभी भी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, अचानक से सुनामी आएगी, जल्द से जल्द आप सेफ एरिया में पहुंच जाओ, एक ऐसे एरिया में पहुंच जाओ जहां पर काफ़ी हाइट है। बाकी मेरे हिसाब से देखिए, जितनी ये वार्निंग्स मिल चुकी है और जितनी इवैक्यूएशन हो चुकी है, जापान में ही बताया जा रहा है 8 लाख से लेकर 9 लाख लोगों को ये इवैक्यूएट कर चुके हैं। आई थिंक अब लोगों के मरने के या इंजर होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। ये चीज़ रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ का है जो बिल्कुल सिटीज़ के अंदर भी चली जाती है, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। बट जितनी अभी हमको वार्निंग मिली है, जो हमारे पास आज के समय सैटेलाइट से डेटा आ रहा है, उससे हमने काफ़ी हद तक जो लोग खतरे वाले इलाके में थे वहाँ से हटा लिए हैं, चाहे रशिया हो, जापान हो, इवन हवाई में और यूएसए में भी। और इस सब पैनिक में आप अगर सोशल मीडिया में देखोगे ना, तो एक नाम है, जापानीज नाम, ये आपको बार बार दिखेगा और लोग बोल रहे होंगे कि शी वाज राइट। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रियो तात्सुकी की। किताब रियो लिखती थी। तात्सुकी देखिए वाली, जापान हाँ। में एक Predict मांगा किया राइटर था। है। जापान में जैसे आप लोगों को पता होगा एनिमे ये लोग काफ़ी बनाते हैं, तो एनिमे जो आप देखते हैं एज ए शो, ये बेस्ड होते हैं एक मांगा पर। मांगा एक तरीके से आप कह लीजिए एक जापानीज कॉमिक बुक होती है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझा रहा हूँ। तो जापान में एक मांगा राइटर है रियो तात्सुकी, इन्होंने कई साल पहले प्रेडिक्ट कर दिया Predict किया था, कि हाँ। एक बहुत ही बड़ा भूकंप आएगा जापान में जुलाई 2025 को। डेट इन्होंने एग्जैक्ट ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि डेट इन्होंने कही थी कि 5 जुलाई को भूकंप आएगा। 5 जुलाई को तो भूकंप नहीं आया, मगर 30 जुलाई को हम देख रहे हैं कि एक बड़ा भूकंप आया है। और इन्होंने अपनी कॉमिक में, ये जो मांगा है, इसमें प्रेडिक्ट किया था कि फिलीपींस और जापान के बीच में एक बहुत बड़ा क्रैक ओपन हो जाएगा और उसके बाद तबाही आ जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ है नहीं। देखो, लोग पता है कि ऐसे टाइम में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं जब पैनिक बिल्कुल हाई लेवल पे होता है। आई मीन लोग आज के समय रियो तात्सुकी की जो कॉमिक बुक्स हैं, जो उनकी पुरानी नॉवेल्स हैं, ये सब पढ़ रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि उनकी कौन कौन सी भविष्यवाणी सही थी। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए लोग नॉस्ट्राडामस लोगों को बनाना चाहते हैं कि ये प्रेडिक्शन यहाँ पर ये सही हो जाएगी, जबकि बट अगेन हाउ कैन समवन प्रेडिक्ट एन अर्थक्वेक? ये करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा, रियो तात्सुकी ने ये कहा था कि इनको 1990s में एक सपना आया था जहाँ पे एक अर्थक्वेक सुनामी जापान को हिट करेगी जुलाई 2025 में, और इस इवेंट को इन्होंने अपनी एक मांगा कॉमिक बुक में पब्लिश भी किया था। और आप सोशल मीडिया पे देखोगे इस तरीके से लोग रियो तात्सुकी के थ्रेड्स बनाकर बैठे हैं कि ये जापानीज की एक कमाल की एक प्रेडिक्शन करने वाली लेडी है, इन्होंने कोविड, प्रिंसेस डायना की डेथ, अर्थक्वेक्स वगैरह सब प्रेडिक्ट कर अब रखा ये है। चीज तो बहुत again, देखिए, वायरल हो रखी है। आज के समय इट्स इनक्रेडिबल टू सी किस तरीके से लोग ना इलॉजिकल बातों की तरफ जाकर एक तरीके से सेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और नेचर की यही पावर है। वी समटाइम्स फील सो हेल्पलेस, क्योंकि अब देखिए हाँ। जापान, यूएस, ये सब पावरफुल कंट्रीज है। रशिया अपने आप में पावरफुल कंट्री है, But ये जब भी 10 फुट नेचर की के सुनामी आपके सामने सामने आ जाएगी, व्हाट कैन यू कुछ डू? नहीं, हाँ। इवन यूएसए के जो हवाई के टापू है, वहां पर बताया जा रहा है कि 10 फुट की सुनामी आ सकती है। बट अगेन देखिए, ये 10 कॉमिक फुट। बुक वाले जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, सपने में देखा था वगैरह, वो सब अपनी जगह है। बाकी आप अगर साइंटिस्ट की स्टडी के हिसाब से देखो तो बिल्कुल बताया जाता है कि 2030 से पहले मेजर अर्थक्वेक्स आने हैं पैसिफिक ओशन में। जो रिंग ऑफ फायर है, प्राइमरली जापान की अगर मैं बात करूं, जापान हो सकता है मैस स्केल पर डिस्ट्रक्शन फेस करे, और जो इनके यहाँ सुनामी आई थी साल 2011 में, उससे भी भीषण सुनामी इन द फ्यूचर आ सकती है। इवन इंडियन ओशन में भी मैं आपको बता दूं कि तबाही आ सकती है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं नेचर कितनी क्रूअल है, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, सुनामीज़ बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, मगर सुनामीज़ इतनी डेडली ना होती अगर हम क्लाइमेट चेंज को इतना ज़्यादा बढ़ावा ना देते ये कार्बन एमिशंस करके। अभी भी मैं आपको बता दूं, जो ओशन वार्मिंग हो रही है, ओशन का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्लाइमेट चेंज से जो भी लड़ाई थी उसको डाल दिया डस्टबिन में। ठीक है, ट्रंप का कहीं से भी कोई एजेंडा नहीं है क्लाइमेट चेंज का। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से इन्होंने यूएसए को पुल आउट कर लिया है, और यूएसए कुछ भी आज के समय क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए किसी भी टाइप की लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो अब होगा इवेंचुअली क्या कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा, ओशन का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जो सुनामी एक बार को 2, 3, 4 फुट के आसपास या 5, 6 फुट के आसपास होती थी, ये बढ़कर पहुंच जाएगी आराम से 10, इवन 12, 13 फीट के आसपास जा सकती है। यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रॉम जापान टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे इंडियन ओशन का भी मेंशन करना पड़ेगा। कभी अगर मान लीजिए भगवान ना करे इंडियन ओशन में भूचाल आता है ना,
तो आप देखोगे सुनामी और बड़ी आएगी, क्योंकि ओशन का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर ओशन वार्मिंग इस स्केल पे ना होती ना, तो सुनामी का इतना डर भी ना रहता। तो ये ऐसा नहीं है कि 100%, ये तो भैया ऊपर वाला ही कर रहा है, हम कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में। यहाँ पे इंसानों का प्रॉपर रोल है। और अभी भी अगर हम क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो वॉर है, इसमें सीरियस तरीके से लड़ते हैं एज ए ह्यूमन रेस, ये नहीं कि किसका फ़ायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। एज ह्यूमन रेस हम सब मिलकर अगर क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट खड़े होते हैं और वापस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को हम रिवाइव करते हैं, आई बिलीव आने वाले समय में लाखों लोगों की जान बच सकती है। बट लगता नहीं है। आज की दुनिया में कल का सोचा जाता है। आज के टाइम में फ़िलॉसफी ये है, अभी मैं जिंदा हूँ, जितना मर्जी खा सकूँ खाऊंगा, फ्यूचर वाले देखेंगे। तो अनफॉर्चुनेट है, बट आई गारंटी यू वन थिंग, प्रेडिक्शन की हम बात कर रहे हैं, चलो मैं भी प्रेडिक्शन करता हूँ। आने वाले 5 सालों में पैसिफिक ओशन और इवन हो सकता है इंडियन ओशन में एक मेगा सुनामी आए दैट विल कॉज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। और अनफॉर्चुनेट बात है कि ये काफ़ी हद तक ह्यूमन एरोगेंस की वजह से हो रहा होगा। खैर, इस टॉपिक से रिलेटेड अभी डेवलपमेंट्स आएंगी, बहुत सारी कुछ अपडेट्स आती हैं, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। देखिए लोग भाई, ये न्यूज़ में जब मैं सुबह उठा ना, ये न्यूज़ बिल्कुल उस तरीके से फैली, क्योंकि यहाँ पर अभी ये चीज़ है, सबको पता है कि डर वाला सिचुएशन हो रखी है। क्योंकि जब इतने बड़े लेवल पर कभी भी अर्थक्वेक आता है और समुद्र में जब आता है, तो आपको पता है कि लहरें उठेंगी, और वो लहरें उठती जाती हैं तो फिर वो सुनामी का रूप ले लेती है। और वो इतना बड़ा ओशियन है भाई यार, मतलब कि आप ये देखो कि एक आम इंसान के सामने, यार मैं कह रहा हूँ जिसको स्विमिंग नहीं आती उसको तो स्विमिंग पूल ही डेंजरस लगता है उसको। तो बहुत बड़ा है, मतलब इवैक्यूएशन चल रही है जापान में, इतने लोगों को, लाखों लोगों को उधर से उधर कर दिया। लेकिन भैया देखो, ये नेचर है और नेचर को कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अभी देखो ना कितनी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, और देश भी ऐसे हैं, तो रशिया आप रोक नहीं सकते इन चीज़ों को। लेकिन इन चीज़ों के सामने सच में हेल्पलेस वाली होती है। और ये चीज़ है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर मैं बीच में देखा था, चीज़ें जाती हैं, पॉलिटिक्स होती है, लेकिन फिर वही चीज़ ठंडा पड़ जाता मामला। कुछ चीज़ें लानी चाहिए। हम विज्ञान में इतने आगे बढ़ चुके हैं, तो क्लाइमेट को थोड़ा बेटर करने के लिए देखो ईवी पर फोकस हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, हम छोटी छोटी चीज़ें होती है, ईवी हो गया। आपको एग्जाम्पल मैं कहना चाहूँगा, ईवी करनी है, मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पर आसपास ईवी चार्जिंग स्टेशन नहीं है। एक आदमी ईवी ले ले, पागल हो जाए वो। फ्लैट में रह रहे हो आप, 15-15 मंजिल के फ्लैट है, इंसान कहाँ चार्ज करे उसको? फिर वो ये सोचता रहे कि मैं यहाँ से तार यहाँ पहुँचा दूँगा। अरे भैया, हर एक को नहीं पहुँचाना तार। आप जहाँ पेट्रोल पंप है वैसे सब स्टेशन तो बनाओ लोगों के लिए। हर एक चीज़ का मुझे लगता है कि हम बैठे बैठे बात बहुत कर सकते हैं, लेकिन वो वजह प्रैक्टिकली बात आती नहीं है। हम वही वाली बहुत सही बात करी कि हमें आज की पड़ी है, बस आज हम खा लें, आज रात को चिल मोड हो जाए, आज हम मूवी देख लेंगे, जल्दी से मैं फ्री हो जाऊँ, छुट्टी, बस फ्राइडे जाना है, 2 दिन छुट्टी, अपना पार्टी करूँगा, घूमने जाऊँगा। फ्यूचर प्लानिंग बहुत कम हो गई है, जैसे हर तरीके से फाइनेंशियल फ्यूचर प्लानिंग करनी हो आपको, या नेचर को लेकर हो, आपका लाइफस्टाइल को लेकर। आजकल ना बहुत फास्ट पेस जिंदगी हो गई है, लोग अपना फ्यूचर देखना ही नहीं चाहते उस तरीके से। और यहाँ पर जिम्मेदारी सच में लीडर्स की आती है, उनको उस पर फोकस करना चाहिए। और बाकी भैया, आई होप कुछ भी बड़े मास स्केल पर डिस्ट्रक्शन ना हो, कुछ भी ना हो। बाकी आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।